यार देखो, एनसीईआरटी पढ़ते सभी है लेकिन मार्क्स सबके नहीं आते। तो हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी को हम किस तरीके से पढ़े ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स ले सके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यार, यहाँ पे चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ओके भाई साहब, चलो इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। ये चैप्टर हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, एकदम से हड़बड़ी में चैप्टर को डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे एनसीईआरटी हर एक चैप्टर में देती है। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसको पढ़ना जरूरी है यार, कि आप एग्जैक्टली चैप्टर का फ्लो किस तरीके से रहेगा ये आपको पता होना चाहिए, ताकि एक लिंक बने आपके माइंड में। एक लिंक बने, हाँ यार इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कॉमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, एड्स पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द जो भी है चरस गांजा, उन सब के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से बात यहाँ पे इंसर्ट करें तो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो। जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है यार, कि ये जो चैप्टर है, कई सारे चैप्टर में आपको क्या दिखेगा कि कई सारे चैप्टर में आपको दिखेगा कि कई सारे पॉइंट्स बिल्कुल बेकार के हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, यहाँ पे क्या क्या दिया है। हेल्थ इज अ फॉर लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड फॉर मेनी अदर इट वाज अ बैलेंस ऑफ अ सर्टेन ह्यूमर्स, और ये सब चीजें बेसिकली एनसीईआरटी क्या करती है, ये सब चीजें आपको समझाने के लिए देती है। और आपको नीट पहले रीडिंग में तो आप सब कुछ पढ़ लो, पहले रीडिंग में आप सब कुछ पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। लेकिन जब समझ में आ चुका है तो आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन जहां से कभी भी एमसीक्यू नहीं पूछे जाएंगे, उसको आपने इस तरीके से सिलेक्ट करके हाईलाइट करना है कि भाई इसमें कुछ नहीं है। ओके, ताकि बार बार ऐसी चीजें पढ़ने में आपका टाइम ना जाए। अब इसी चैप्टर में देखो, ये फिर से इस तरीके का पैराग्राफ आता है कि बैलेंस डाइट क्या होता है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, जिसके बारे में आपको पता है, जिससे एमसीक्यू नहीं आएंगे। ये इसको प्रॉपरली हाईलाइट कर दो यार। मतलब आउट ऑफ 100% अराउंड 20 to 30% आपको इसी टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे, जिसे मैं क्लटर कहता हूँ, जो कि चीजें समझाने के लिए एनसीईआरटी ने दी है, जहां पे एमसीक्यू नहीं आएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको दिखाई देती है ना, जो नहीं पढ़ना है, उसको आप हाईलाइट कर दो, भाई भाई इसको फिर से मत पढ़ो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो तो उसको मतलब आप जल्दी से पढ़ सको, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज कर सको। और यहाँ पे क्या होता है देखो, पता है किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हैंड लेना चाहते हो ना, तो सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि डिसीजेस की, यहाँ पे बात हो रही है साल्मोनेला टाइफी की। ओके, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं आगे आगे क्या बात हो रही है। यहाँ पे इधर देखो, इधर बात हो रही है निमोनिया की। ओके, इधर बात हो रही है कॉमन कोल्ड की, इधर बात हो रही है मलेरिया की। ऐसे जब सवाल आते हैं ना बेटा, तो क्या आता है पता है, आपको पूछा जाएगा कि न्यूमोनिया का पॉजिटिव एजेंट बताओ, और ऑप्शन में दिया रहेगा टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट। ओके, यहाँ पे एस्केरेस बात हो रही है। मतलब ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स लिंक है, तो इन टॉपिक्स को कंपैरेटिवली पढ़ोगे आप, तो बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर मान लो कि आपको पूछा गया कि भाई निमोनिया के लिए जो पॉजिटिव एजेंट है, उसकी उसका रूट क्या है, एंट्री किस रूट से वो एंटर करता है बॉडी में, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा साल्मोनेला टाइफी का रूट। ओके, कोई भी रैंडमली नहीं दिया जाएगा आपको, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक के ऑप्शन दिए जाते हैं, ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग शो कर पाओ। ऐसे वक्त आप अगर इसी टॉपिक को कुछ इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ पाओगे। मतलब इससे कहते हैं कंपेरेटिव स्टडी करना है। सब कुछ वही, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, कंपैरिजन कर करके इन टॉपिक के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे हैं। तो एक यार नोट्स बना लो मस्त। जैसे मैं अपने एमबीबीएस में ऐसे नोट्स बनाता था, 11 12 की तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग एमबीबीएस देखो मैंने इसी टाइप के नोट्स बनाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे आपका बहुत टाइम बच जाता है। अगर आप ऐसा नहीं, अगर आप चाहते हो कि यार मुझे नोट्स नहीं बनाए, तो कोई बात नहीं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एस्केरियस का जो पॉजिटिव एजेंट है उसको एक पर्टिकुलर मार्क से मार्क कर दो, और उसी पर्टिकुलर मार्क से एलिफेंटाइटिस का पॉजिटिव एजेंट भी मार्क कर दो। अब इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कंपेरेटिव स्टडी करोगे, चीजों को कंपेयर करते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूरोनल कनेक्शन आपके बनते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका आपके टॉपिक के ऊपर आ जाता है इस तरीके से। ओके, और आपको ये बहुत 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 बार एनसीईआरटी में रिपीट होते हुए दिखेगा। जैसे इस बार एमसीक्यू पूछा गया था, सैपवुड हार्डवुड क्या रहता है, राइट। इस तरीके से आपको बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसको कंपेयर कर सकते हो आप। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको आप कंपेयर करते हुए बहुत अच्छे से उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, नॉट नेसेसरी कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ही हमें नोट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि डीएनए को किसी भी सेल के अंदर हमें कैसे डालना है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या करती है, यहाँ पे बता रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि आपको बैक्टीरिया सेल के अंदर किस तरीके से आप डीएनए को डाल सकते हो, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, आप आगे जाओगे तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर सेल एनिमल सेल है
तो उसको उसके अंदर हमें डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में बात हो रही है। उसी के नीचे बात हो रही है प्लांट सेल के बारे में कि प्लांट सेल के अंदर अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है प्लांट सेल की। तो मतलब क्या है ना यार कि यहाँ पे आप लिख लो कि यहाँ पे बात हो रही है बैक्टीरियल सेल की, यहाँ पे बात हो रही है एनिमल सेल की, यहाँ पे बात हो रही है प्लांट सेल की। ऐसे लिख लो ना, ऐसे कंपैरिजन में पढ़ो यार। और उसको हाईलाइट भी उसी तरीके से करो। बैक्टीरियल सेल को एक पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट कर दिया, एनिमल सेल को उसी कलर से, प्लांट सेल को इसी कलर से। बैक्टीरियल सेल में डीएनए इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट किया। इस तरीके से पढ़ो यार, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि भाई प्लांट सेल के अंदर मुझे डीएनए डालना है तो क्या कौन सी टेक्निक यूज करोगे। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा एनिमल सेल के अंदर डीएनए डालने वाली टेक्निक। तो आपको ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं नीट में। तो आपको पढ़ाई भी उसी के अनुसार करनी है जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके, बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो डायग्राम्स है, डायग्राम से सवाल आते हैं आते हैं आते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है। ओके, अब इस डायग्राम को पढ़ना है तो रैंडमली नहीं पढ़ना है। एक और तरीका बताओ तो बहुत अच्छे से पढ़ने का। अगर इसी डायग्राम को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है आपको पता है। बात हो रही है यहाँ पे कि इंस्पिरेशन मतलब लंग्स के अंदर एयर को किस तरीके से अंदर लिया जाता है। ओके, ब्रीथ इन किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब डायफ्राम नीचे चला गया, नंबर 1 लिख दूंगा मैं। ओके, और क्या क्या हुआ यहाँ पे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड स्टेप क्या हुई कि भाई रिब और स्टर्नम रेज हो गए, मतलब डायफ्राम नीचे गया, रिब और स्टर्नम रेज हो गए, रेज हो गए। इसके वजह से आपको यहाँ पे लिखना है थर्ड। इसके वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हुआ, थोरैक्स इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कम हुआ और इसलिए एयर की एंट्री हुई। मतलब इस डायग्राम को हमें 4 स्टेप में पढ़ना है, 1 2 3 4 इस तरीके से पढ़ो यार। तो चीजों मतलब फ्लो में पढ़ोगे, बिल्कुल भी उसको मतलब याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा आपका। इसी तरीके से आप स्टेप्स आपको किस में दिखाई देंगे, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में। इसी तरीके के स्टेप्स आपको किस में दिखाई देंगे कि मैकेनिज्म ऑफ विजन किस तरीके से आप देख सकते हो, उसमें भी स्टेप वाइज दिया है। इसी तरीके से स्टेप्स आपको किस में दिखाई देंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स में 1 2 3 4 वहां पे मेंशन कर दो 1 2 3 4। मतलब इससे क्या होता है ना, आपके माइंड में क्लैरिटी बन जाती है और बहुत अच्छे से आप उस टॉपिक को प्रिपेयर फिर कर पाते हो। ओके, चलो इसी के साथ कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मस्त पढ़ते रहो, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।